हेलो स्टूडेंट्स, आरडीआर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी पे पार्ट 2, जिसमें हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखेंगे। तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चंस लिख दिए हैं, आइए फटाफट इन्हें सॉल्व करते हैं और आपका टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी का टेस्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर हमारा 1 है कि बोला जाता है कि फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ स्टार। स्टार की जगह पर लीस्ट वैल्यू क्या आएगी जिससे ये पूरा नंबर 3 से डिविजिबल हो जाए। तो मैंने आपको 3 की डिविजिबिलिटी बताई थी कि 3 की डिविजिबिलिटी क्या होती है। दो तरीके होते हैं 3 की डिविजिबिलिटी को करने के, या तो हम सारी डिजिट्स को जोड़ लें या फिर हम 3 से मल्टीपल वाले नंबर को डायरेक्ट काटते हैं। तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ से 3 से मल्टीपल नंबर 3 ये कट गया, 6 ये कट गया, 9 ये कट गया। यहाँ से 5 + 1 6 कट गया, तो बचता कितना है 7। तो 7 में अगर हम ये स्टार जोड़ें तो हमें ये बताना है कि 3 का मल्टीपल बताना है। तो कम से कम कौन सा नंबर जोड़ा जाएगा, कौन सी डिजिट जोड़ी जाएगी। तो इस स्टार की जगह पर हम 2 को ऐड कर देंगे, तो ये 7 + 2 कितना बन जाएगा, 9 बन जाएगा। और 9 3 से डिविजिबल होगा। इसका मतलब है कि यहाँ पर स्टार का आंसर क्या माना जाएगा, स्टार का आंसर माना जाएगा 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। 9 की डिविजिबिलिटी पूछ रहा है, तो 9 की डिविजिबिलिटी भी वही है जैसे 3 की थी। जैसे 5 + 4 9 होता है, 7 + 2 9 होता है। तो यहाँ पर क्या बचा, स्टार + 6। तो स्टार + 6। अब हम स्टार की जगह पर लीस्ट वैल्यू क्या रखें जिससे 9 से डिवाइड हो जाए। तो स्टार की जगह पर हम रखेंगे 3। तो स्टार की जगह पर आ जाएगा आपका 3। 3 + 6 करोगे तो कितना आ जाएगा, 9। इसीलिए हमारा स्टार का आंसर क्या आ जाएगा, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने 11 की डिविजिबिलिटी बोली है। तो 11 की डिविजिबिलिटी को बड़े ध्यान से समझना है हमें। 11 की डिविजिबिलिटी कैसे होगी, जैसे यहाँ से चलना है, 8 - 1 यानी कितना हो गया 7, प्लस फिर यहाँ पर क्या करना है, स्टार और 2 की बात करनी है। तो स्टार को हम मान लेते हैं x। तो इस x में से 2 को माइनस किया, प्लस फिर यहाँ से हमने देखा 3 और 8 को। तो 3 और 8 का डिफरेंस कितना आ रहा है, -5। यहाँ से 4 है और यहाँ पे कुछ नहीं है, तो अपनी मर्जी से हमने क्या लगा दिया, 0। तो 4 में से 0 माइनस किया तो कितना आ जाएगा, 4। अब इसका एडिशन या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो हम इसमें भी क्या करते हैं, 11 रख कर देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर -5 और +4 -1 हो गया, और -1 को इसमें करेंगे तो सॉल्व किया पर आ जाएगा आपका 6, और ये हो जाएगा 6 + x - 2 = 11। तो देखो 6 और 2 इसका डिफरेंस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। और x की जगह पर अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर क्या रखना पड़ेगा हमें, 7। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ पर ये जो x आया होगा, ये x कितना आया होगा, 7। तो इस स्टार की वैल्यू कितनी आई होगी, 7। देखिए 6 में अगर हम 7 जोड़ते हैं तो 13 आएगा, 13 में से 2 माइनस करेंगे तो 11 आएगा। तो इसलिए स्टार की वैल्यू क्या मानी जाएगी, 7 मानी जाएगी। एक बार और समझते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में हमने क्या करा है, 11 की डिविजिबिलिटी उसी बच्चे को समझ में आएगी जो पार्ट 1 देखेगा, क्योंकि पार्ट 1 के अंदर मैंने 11 की डिविजिबिलिटी को एक नए ढंग से सिखाया हुआ है। आपको क्या करना है, 8 - 1 7 आ गया, स्टार -2 यानी x - 2 मान लिया, फिर यहाँ 3 - 8 -5 हो गया, और 4 - 0 4 हो गया। इन सबको ऐड करके या तो नंबर आपका 11 आना चाहिए या 0 आना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर क्या रखा, 11 से कैलकुलेट करा, तो इससे सॉल्व होकर आंसर आ जाएगा मेरा 7। अब देखो कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पे 11 की जगह पे अगर हम 0 रख दें तो 0 रखने पे x की वैल्यू तो आ जाएगी हमारे पास में 4। नहीं, वो 4 नहीं, वो -4 आएगी। जैसे 6 - 2 4 हो गया ना, तो यहाँ पे 0 होता तो ये 4 इधर जाके हो जाता माइनस का, और कभी डिजिट माइनस में नहीं हो सकता, इसीलिए हमें क्या करना पड़ा, यहाँ पे 11 रखना पड़ा। आपको ये बात समझ में आ गई होगी तीनों। फोर्थ क्वेश्चन देखिए। फोर्थ क्वेश्चन में बोला जा रहा है, फोर्थ क्वेश्चन को समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा मैं यहाँ से साफ कर देता हूँ, फिर मैं 4 की डिविजिबिलिटी आपको 24 की बता दूँ। देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, अगर हमें 24 से डिवाइड करना है तो 24 का मतलब है कि यह नंबर लिखो सबसे पहले 5 2 5 6 3 7 4 4। अगर इसको हमें डिवाइड करना है 24 से, तो 24 के हमें दो को प्राइम नंबर ढूंढने पड़ेंगे, जैसे 3 और 8। को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 निकलता है। तो ये 3 और 8 में कुछ कॉमन नहीं है, इसका मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होगा। या ये कह सकते हो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए, ऐसे दो फैक्टर सोचने होते हैं। तो 24 से डिवाइड करने का मतलब है ये पूरी
पूरी रकम आपकी 3 से भी डिवाइड होनी चाहिए और 8 से भी डिवाइड होनी चाहिए। तो जब हम इसको 3 से डिवाइड करके देखेंगे तो 3 से डिवाइड करने का तरीका क्या है, तो सबसे पहले हमें थोड़ा दिमाग लगाना होगा कि अगर हमें 3 और 8 में जो छोटा पड़ जाता है उसी से काम कर देते हैं। जैसे मान लो मैं 8 को उठा लेता हूँ, तो 8 की डिविजिबिलिटी ये कहती है कि लास्ट के 3 डिजिट पकड़ लो। 8 की डिविजिबिलिटी कहती है लास्ट के 3 डिजिट पकड़ लो, अगर वो डिविजिबल है तो फिर अच्छी बात है, तो हमें 3 से भी डिवाइड करके देखना पड़ेगा। अगर हो सकता है कि वो 8 का डिविजिबल हो ही ना, तो जैसे ही अगर वो 8 का डिविजिबल नहीं होगा तो हमें 3 चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आइए चल के देखते हैं पहले 8 से कैसे डिवाइड करेंगे। तो देखो 8 9 जा 72, यानी 8 9 72, रिमाइंडर कितना आएगा 2, और 2 में अगर 4 दिखा दिया तो फिर 24 हो जाएगा, 8 3 24, यानी ये 8 से तो डिवाइड हो रहा है पूरा। अब हमें 3 से डिवाइड करना है, तो 3 से डिविजिबिलिटी अभी हमने सीखी कि जो 3 के टेबल में आता है उसे काट दो पहले। जैसे मैंने 6 काटा, 3 काटा, 7 + 2 काट दिया, 5 + 4 काट दिया, तो इधर से भी 5 + 4 सारे नंबर कट गए। इसका मतलब ये 3 के टेबल में भी आएगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि शो दैट दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 24, तो इसका आंसर आ जाएगा यस, दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 24। 24 की डिविजिबिलिटी अगर हमें चेक करनी है तो हमें 3 की डिविजिबिलिटी और 8 की डिविजिबिलिटी को चेक करना पड़ेगा। ठीक है, आपको बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? पार्ट 1 देखिए, पार्ट 1 में आप अच्छे ढंग से उस चीज को समझ लोगे। वो थ्योरी वाला सेक्शन है, फिर ये प्रैक्टिकल वाला सेक्शन है। तो थ्योरी वाला सेक्शन अगर ढंग से समझोगे तभी तो प्रैक्टिकल समझ में आएगा। और मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर इस क्लास को आपने ध्यान से देख लिया तो डिविजिबिलिटी से रिलेटेड आपके सवाल पेपर में नहीं छूट सकते। ठीक है, रेलवे हो, बैंकिंग हो, एसएससी हो, सभी के अंदर ये सारे क्वेश्चन आपको इसी टाइप के बनाए जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा और अलग हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या लिखा हुआ है, 6 5 3 x y, और इसे डिवाइड करना है हमको 80 से। इसको डिवाइड करना है 80 से, तो 80 के फैक्टर बनाएंगे 10 और 8। तो देखो अगर किसी भी नंबर को अगर हम 10 से डिवाइड करते हैं तो इसका मतलब है कि उसके आखिरी में 0 होना चाहिए, यानी यहाँ पर क्या होना चाहिए 0। कंफर्म हो गया ये 0। अब मैं अगर इसकी बात करता हूँ 8 की, तो 8 की डिविजिबिलिटी का मतलब है कि मुझे ये तो डिजिट चाहिए होंगे। तो जिसमें मुझे 3 मिल गया, x पता नहीं था, ये 0 मिल गया, तो x की जगह पर अगर मैं 2 रख देता हूँ, x की जगह पर मैंने एज्यूम करा 2, तो मुझे बताओ ये 320 बनेगा कि नहीं बनेगा। और 320 8 के टेबल में आता है। इसका मतलब ये हुआ कि 8 से भी डिविजिबल हुआ और 10 से भी डिविजिबल हुआ। तो हमें ये पता लग गया कि x की जो वैल्यू आएगी वो तो 2 आएगी और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। और हमसे पूछा क्या गया था x + y, तो x + y मतलब 2 + 0 2, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी इसका आंसर हो गया 2। एक बार दोबारा समझते हैं। 10 की डिविजिबिलिटी ये बताती है कि लास्ट डिजिट 0 होना चाहिए। किसी भी संख्या को अगर हम 10 से डिवाइड करते हैं तो उसका लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो लास्ट डिजिट इसका क्या हो गया हमारा 0, ये फिक्स हो गया। अब यहाँ x की जगह पर मैंने डायरेक्ट 2 कैसे लिखा, क्योंकि मुझे पता था कि लास्ट की 3 डिजिट हमारा 8 से डिविजिबल होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हमने 1 रखा होता तो ये 310 आ जाता, और 310 8 के टेबल में नहीं आता। ठीक है, तो हमने क्या रखा यहाँ पे 2 रखा। हमने यहाँ पे 2 रख के देखा तो 320 बन गया, और 320 क्या हुआ 320 8 से डिविजिबल हो गया। तो हमने ये बात देख ली कि x की वैल्यू 2 रखनी होगी और y की वैल्यू 0 रखनी होगी। अब यहाँ स्टूडेंट बोलेगा कि सर आपने 2 रख लिया, 2 के बाद अगर मान लो कि आप 8 से डिवाइड कर रहे हो तो अगली डिजिट क्या रखी जाएगी, तो अगली डिजिट हमारी 2 डिजिट हो जाएंगी, यानी 8 और 2 10, यानी यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे 0 रखोगे तो 0 + 0 भी आंसर हो सकता है, लेकिन यहाँ ऑप्शन में 0 + 0 आंसर नहीं दिया हुआ है, इसीलिए हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी देखना पड़ेगा। सिमिलर यही क्वेश्चन हमारा 6th भी दिया हुआ है इस तरीके से। 6th क्वेश्चन में हमें 90 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है। तो 90 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए क्या करेंगे, देखिए 90 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए नंबर हमारा वैसे ही है x y, और इसको डिवाइड करना है 90 से। तो 90 से डिविजिबल का मतलब है कि नंबर 10 और 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो यहाँ पर भी y कितना हो गया 0, और 9 से डिवाइड करने के लिए 10 से डिवाइड करने के लिए y को रखना पड़ेगा 0। अब यहाँ पे 9 से डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे भाई, 9 से डिवाइड करने के लिए अगर मान लो ये 6 5 3 और x और यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है 6 और 3 9 कट गया। अब यहाँ पे क्या हुआ 5, तो x की जगह पे सबसे छोटा नंबर ऐसा हम क्या रखें, सबसे छोटी डिजिट जो 9 से कट जाए, तो ऑब्वियस सी बात है हमें 4 रखना पड़ेगा।
रखना पड़ेगा कि नहीं रखना पड़ेगा? अगर हम यहाँ पे 4 रखते हैं तो ये 5 + 4 कितना हो जाएगा 9, तो पूरे का एडिशन 9 से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हम कह सकते हैं कि x की वैल्यू 4 आएगी और y की वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी। और पूछा गया है x - y, पूछा गया है x - y, तो x हो गया 4 और y हो गया 0, तो x - y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास इस तरीके के भी सवाल पूछे जा सकते हैं कि 4 की पावर 61 प्लस 4 की पावर 62, 4 की पावर 63 और 4 की पावर 64, तो ये नंबर किससे डिविजिबल होगा पूरा? तो इसके ऑप्शन भी दे रखे हैं 3, 10, 11 एंड 13। तो ये बताइए किससे डिविजिबल होगा? मतलब ये पूरा एक्सप्रेशन इन 4 ऑप्शन में से किससे डिविजिबल होगा, ये अपना क्वेश्चन है। तो इसको करने का तरीका क्या होता है कि जो इसमें से सबसे छोटी पावर है उसे बाहर लेना है, इसका सॉल्यूशन समझना है। जो सबसे छोटा है उसे बाहर लिया, अंदर क्या बचा 1, यहाँ पर क्या बचा। अच्छा एक और तरीका कर सकते हैं कि यहाँ पर सबसे छोटी पावर को भी बाहर ले सकते हैं, लेकिन उससे भी ईजी पड़ेगा। जो सबसे छोटी पावर है उसमें से भी एक कम करके ले लो, जैसे यहाँ पर हम 60 ले लेते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पे 60 लेते हैं तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 4 की पावर 1, यहाँ बचेगा 4 की पावर 2, 4 की पावर 3, 4 की पावर 4। अब देखो 4 की पावर 60, अंदर आ गया 4 + 16 + 64 प्लस 4 चौक 16 और 16 16 256, ठीक है। तो अब हम यहाँ देख रहे हैं कि देखो ये पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। 6 4 10, 10 और 6 16, 16 और 4 20, यानी इस नंबर में हमें ये पता लग गया है कि इस नंबर का यूनिट डिजिट तो 0 आएगा। अगर यूनिट डिजिट 0 आएगा तो इसका मतलब है वो नंबर 10 से डेफिनेटली डिवाइड होगा। अगर वो नंबर 10 से डेफिनेटली डिवाइड होगा तो हम डायरेक्ट ऑप्शन लगाएंगे कि 10 से ही ये पूरा एक्सप्रेशन डिवाइड हो जाएगा। तो हमें एग्जाम के अंदर इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप इस पूरे को सॉल्व करो मत, अगर आपने इसको सॉल्व भी कर लिया तब भी ये 10 का डिविजिबल ही आएगा, बट हमें एग्जाम के अंदर थोड़ा सा टाइम बचाना होता है। तो हमने देखा इसके यूनिट डिजिट के अकॉर्डिंग 6 + 4 10, 10 और 6 16, 16 और 4 20, तो यूनिट डिजिट 0 आया। अगर इस एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट 0 आएगा तो पक्की बात है पूरा एक्सप्रेशन 10 से डिवाइड होगा, इसीलिए हम यहीं पर छोड़ देंगे इसको, क्योंकि इसने हमसे आंसर नहीं पूछा, इसने हमें हमसे पूछा है कि बताइए कि भाई किससे डिविजिबल होगा। तो दिस एक्सप्रेशन शुड बी डिविजिबल बाय 10, ठीक है। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन ही क्लियर हुआ होगा। एक क्वेश्चन हम इसी के जैसा और करते हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं, जैसे कि 3 की पावर 25, 3 की पावर 26, 3 की पावर 27, 3 की पावर 28, ये किससे डिवाइड होगा? 11, 16, 15 और 15 नहीं है 25 एंड 30, इससे डिवाइड होगा। किससे डिवाइड होगा इनमें से? तो इसमें से हम क्या करेंगे 3 की पावर 24 कॉमन लेंगे, सबसे छोटे से एक कम, यहाँ पर आ जाएगा 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे 3 की पावर 24, 3, 9, 27 और यहाँ 81 आ जाएगा, ठीक है। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि 3 की पावर 24 इंटू 1 और 7 8, 8 और 9 17, 17 और 3 कितना हो गया 20 हो गया। तो 20 का 0 हासिल 2, 8 2 10, 10 2 12, तो यहाँ पे 12 आ गया। यानी कि हमारा ये एक्सप्रेशन पक्की बात है कि 11 के पहाड़े में आता नहीं है, इससे कटेगा नहीं, क्योंकि देखो 11 के टेबल में कुछ नहीं मिलेगा, 16 के टेबल में भी नहीं मिलेगा, 25 के भी टेबल में नहीं मिलेगा, तो सीधे किस में मिलेगा 30 में, क्योंकि 30 के पहाड़े में 120 तो आता ही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। तो आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे कि हमें यहाँ पे करना कैसे होता है कि हमें जो सबसे छोटी पावर होगी उसकी पावर से भी एक कम करके बाहर कॉमन ले लेना। तो इस टाइप के भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन देखे गए हैं, तो आप इस टाइप के भी सवालों को समझ चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं, हम थोड़े से 1-2 क्वेश्चन और पढ़ते हैं। चलिए अगला जो क्वेश्चन है हमारा, उस क्वेश्चन में हमारे पास एक इस तरीके से 4a3
और 984। ये कहा जा रहा है कि इन दोनों को आपस में जोड़ा जाता है और जोड़ने के बाद आपको ये 4 डिजिट नंबर मिलता है 13B7। तो ये कहा जा रहा है कि ये नंबर जो होगा ये नंबर 11 का डिविजिबल होगा, विच इज डिविजिबल बाय 11। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a प्लस बी। तो a प्लस बी की वैल्यू क्या होगी? तो देखो सिंपल है, अगर ये वाला एक्सप्रेशन 11 से डिवाइड हो जाता है तो इस एक्सप्रेशन को कैसे डिवाइड किया जाएगा? भाई देखो 3 और 7 का जोड़ा जाएगा तो बन जाएगा 10। ऑल्टरनेटिव डिजिट का सम अगर करें तो 10 आया। तो यहां से अगर मैं इसका भी सम 10 बना दूं, क्योंकि 10 में से 10 माइनस होगा तभी तो 0 आएगा, तो यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा? ये पूरा 11 का मल्टीपल मिल जाएगा। तो मैंने ये चेक करा कि b की जगह पे मुझे 9 रखना पड़ेगा। b की जगह पे मुझे क्या रखना पड़ेगा? 9। तो यहाँ से फिक्स हो गया कि ये b की वैल्यू क्या हो गई? 9। अगर b 9 है तो ऑब्वियस सी बात है ये 4 प्लस 3 कितना है? 7। तो ये 8 और ये 9, तो ये a कितना होगा? 1, क्योंकि 1 प्लस 8 कितना हो गया? 9। तो बस सीधी बात हो गई हमारे पास में, अगर a की वैल्यू आपकी 1 आ गई और b की वैल्यू 9 आ गई तो a प्लस b कितना हो गया? 10 हो गया। यही आंसर है। देखो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो भी नंबर लिखा हुआ है अगर वो 11 का डिविजिबल है तो उसके ऑल्टरनेटिव डिजिट का जो सम आएगा उनका डिफरेंस 0 होना चाहिए। तो हमने ये चेक करा कि 1 और b का एडिशन तो हम कर नहीं सकते, लेकिन हम 3 और 7 का एडिशन कर सकते हैं। तो 3 और 7 का टोटल हो गया 10। अगर इसका टोटल 10 है तो मुझे b प्लस 1 का भी टोटल 10 ही बनाना पड़ेगा ताकि मैं उसका डिफरेंस 0 लेके आ सकूं। तो इसलिए मैंने b की वैल्यू को क्या माना? 9 माना। अगर b की वैल्यू 9 आई तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी? 1, क्योंकि दोनों का एडिशन किया जा रहा है। यहाँ से 4 प्लस 3 डायरेक्ट 7 दिया हुआ है, 1 प्लस 8 9 आ जाएगा और 9 प्लस 4 13 हो जाएगा। तो ये नंबर आपका पूरा पूरा 11 का मल्टीपल भी हो जाएगा। इसीलिए ये कंफर्म हो गया कि b की वैल्यू 9 और a की वैल्यू 1। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा आंसर क्या बनेगा? 1 प्लस 9 दैट इज 10। 10 आंसर आ जाएगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये एसएससी का ही क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा पुराना क्वेश्चन है, मतलब 2007 या 2009 का ये क्वेश्चन है, बट ठीक ठाक क्वेश्चन है। डिविजिबिलिटी में इस टाइप का चलता है क्वेश्चन। ठीक है, इस टाइप के सवाल आपके रेलवे में ज़्यादा दिखाई देते हैं। रेलवे के बच्चे जो इसकी तैयारी कर रहे हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा लैंग्वेज वाला है हमारा, तो लैंग्वेज पूरी लिखनी पड़ेगी आपको। लैंग्वेज है कि इफ x and y are positive integers such that 3x plus 7y is a multiple of 11, then which of the following will be divisible by 11? ठीक है, तो इसके ऑप्शन भी दे रखे हैं आपको। ऑप्शन है 4x प्लस 6y और दूसरा ऑप्शन है x प्लस वाई प्लस 4 और सी ऑप्शन है 9x प्लस 4y और डी ऑप्शन दे रखा है 4x माइनस 9y। तो देखो इस टाइप का सवाल हमें कैसे करना होता है। अब यहाँ कह रहा है x एंड y आर पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट 3x प्लस 7y इज अ मल्टीपल ऑफ 11। यानी ये कह रहा है कि ये वाली जो चीज है ये एक्सप्रेशन हमारा 11 का मल्टीपल है। तो ये बताइए कि इन चार ऑप्शन में से कौन सा एक्सप्रेशन है जो 11 का मल्टीपल होगा। तो मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? x और y की वैल्यू को एज्यूम करना पड़ेगा। तो अगर मैं x की वैल्यू को यहाँ पर एज्यूम करूँ तो मान लेते हैं कि x की वैल्यू 5 आ गई और y की वैल्यू 1 आ गई। तो अगर मैं ये दोनों वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूँ तो देखो 3 पंजे 15 और 7 एकम 7, तो 15 और 7 कितना हो जाएगा? 22। तो 15 और 7 22, तो 11 का मल्टीपल है। इसका मतलब है कम से कम मुझे x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 1 रखनी पड़ेगी। बस अब हमें वही वैल्यू उठाकर इसमें पुट कर लेनी है। तो x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 5 रखता हूँ तो 5 चौक 20 और ये हो जाएगा आपका 6 कम 6, तो 20 और 6 26। 11 के पार्टे में नहीं आता, ये कट गया।
यहाँ से देखा मैंने 5 और 4 9, मतलब 5 और एक 6 6 4 10, ये भी नहीं बनता। यहाँ से देखो 5 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे 45, और यहाँ से 4, 45 और 4 49, ये भी नहीं होता। तो बचता क्या है हमारा? डी ऑप्शन, यही आंसर होगा। इसको चेक भी कर सकते हो, x की जगह पर अगर आप 5 रखोगे, x की जगह पे आपने 5 रखा और y की जगह पे 1 रखा, तो ये 20 हो गया, ये 9 हो गया। 29 माइनस क्या हो गया? 11, और ये 11 का मल्टीपल ही है, तो इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। तो जब कभी इस टाइप के सवाल आपको दिखाई देंगे तो वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, यानी हमें वही इंटीजर्स एज्यूम करने पड़ेंगे नेचुरल नंबर्स में, तो ज्यादा से ज्यादा 3 4 5 में हमारी बात बन जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि इफ 875 A21, ठीक है, A21 और यहाँ पे B भी लिखा हुआ है, इज डिविजिबल बाय 9, B इज एन even number, full stop, find the sum of all values of a। ठीक है, तो देखिए बहुत बढ़िया सवाल है, इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में बन सकता है, और इस टाइप का क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल में बनते हैं। ठीक है, जो बच्चे एसएससी की तैयारी करते हैं, सीजीएल उनका टारगेट होता है, तो वो इस टाइप के सवालों को थोड़ा ध्यान से देखें, है ना। देखो क्या करना है हमको कि जैसे ये पूरा क्वेश्चन हमारा लिखा है और इसने साफ साफ कह दिया कि ये जो नंबर है हमारा ये 9 का डिविजिबल है, तो अगर ये नंबर 9 का डिविजिबल है तो 9 की डिविजिबिलिटी तो हम लोगों को आती है। वो डिविजिबिलिटी क्या होती है भाई? 8 7 5 A 2 1 B। तो मुझे पता है 8 और 1 9 कट गया, 7 और 2 9 कट गया, तो बचता क्या है? 5। तो यहां से हमने देखा कि अगर हमें 5 प्लस A और प्लस B ये मिल रहा है, और जिसमें ये कहा जा रहा है कि जो B है, B इज एन इवन नंबर, इसको मेंशन कर दिया कि B इज एन इवन नंबर। तो इवन नंबर अगर B है तो B 0 भी हो सकता है, B 2 भी हो सकता है, B 4 भी हो सकता है, B 6 भी हो सकता है, B 8 भी हो सकता है, लेकिन B 10 नहीं हो सकता, क्योंकि B क्या है? एक डिजिट है, तो डिजिट 2 डिजिट का नहीं बन सकता। तो अगर मैं 2 डिजिट बोलूंगा तो नंबर हो जाएगा, तो B एक नंबर नहीं है, डिजिट है, इसीलिए 0 2 4 6 8 ये फिक्स हो गया, और यहाँ पर 5 भी है। तो अब आप मुझे बताओ कि 5 में 0 जोड़ा तो 5 हो गया, तो A की डिजिट कौन सी रखी जाए जिससे 9 का मल्टीपल हो जाए? तो आप बोलोगे सर सीधे सीधे 4 रख दो ना, 4 रख दो आप इसमें, यहाँ पे 4 रख दो। अगर इसी तरीके से हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे 5 है, तो 5 प्लस 2 7, सर यहाँ पे 2 रख दो। यहाँ से आगे अगर हम बात करेंगे, देखो एक समझने वाली बात है, अगर यहाँ से 0 से 2 जा रहा है तो 2 बढ़ रहा है ना, प्लस 2 हो रहा है, प्लस 2 हो रहा है, तो ऐसे यहाँ से डिक्रीज होता चला जाएगा, सोचने की भी जरूरत नहीं है। 4 में से 2 माइनस किया, 2 आया, फिर अगले में 5 प्लस यहाँ पर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। लेकिन इसी में एक स्टेप बड़े ध्यान से समझना है आपको, 5 प्लस 0 प्लस 4, ये तो 9 हो गया, लेकिन आप मुझे बताओ कि अगर 0 की जगह पे 9 भी होता, 0 की जगह 9 होता, तो भी तो ये पूरा पूरा मल्टीपल बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो यहाँ पे हमें 0 के साथ साथ 9 भी लेना है। तो ये वाला जो स्टेप है ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है आपका। इसके अंदर क्या है कि आपको ये समझना है कि अगर 0 के साथ आपकी बात करता है तो 5 प्लस 0 प्लस 4 भी 9 का डिविजिबल है, लेकिन 9 भी लेना पड़ेगा। पता है क्यों? अगर मान लो आपने यहाँ पे 0 ले लिया और 9 भूल गए, तो याद रखना, पता है क्या होगा? यहाँ पर क्या हो रहा है? फाइंड द सम। तो जब आप A की सारी वैल्यूज का सम करोगे और 9 नहीं लोगे तो सम बदल जाएगा, और सम बदल गया तो आंसर गलत हो जाएगा। इसीलिए इसको ध्यान रखना है आपको, इस स्टेप को बड़े ध्यान से समझना है। यहाँ से आगे बढ़ोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 5 प्लस 6 5 11, और 11 में हम क्या जोड़ेंगे? अब यहाँ से सीधे सीधे यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका? 11 और 7 18, यानी कि 7 हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपका 8 आ रहा है, 8 और 5 13, 13 में 5 जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा? 18। इसका मतलब है A की पॉसिबल वैल्यूज क्या हो जाएंगी? A की पॉसिबल वैल्यूज हो जाएंगी 4 प्लस 2 प्लस 0 प्लस 9 प्लस 7 प्लस 5।
इनका सम पूछा था, सम निकाल दिया। तो 4 2 6, 6 9 15, 15 7 22, 5 27, तो इसका टोटल कितना आ जाएगा 27। तो इस टाइप का सवाल थोड़ा सा ट्रिकी होता है, तो इस बात को समझना। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, ये सीजीएल जैसे एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है, तो आपको इस टाइप की रिवीजन भी होनी चाहिए। तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि ये क्लास आपको कैसे लगी, और आपका पार्ट 1 और पार्ट 2 मिलाकर देखेंगे तो मैं आपको पूरी इस बात की गारंटी देता हूँ कि डिविजिबिलिटी से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। आप थ्योरी को समझें, फिर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को देखें, आपको ये बात समझ में आ जाएगी। तो आज हम अपनी क्लास को यहीं पर एंड करते हैं, अपनी वीडियो यहीं पर रोकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, ठीक है। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और सभी लोग ध्यान से इस वीडियो को देखें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा मिले।